दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं इक्ता प्रणाली के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली थी वो क्यों बनाई गई, उसका अर्थ क्या था। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि इक्ता का मतलब क्या होता है। इक्ता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। जब किसी जमीन के टुकड़े को वेतन के रूप में किसी भी अधिकारी को दिया जाता है, अधिकारी या कर्मचारी को, तो वो भूमि का टुकड़ा नहीं, उसे हम इक्ता कहते हैं। और जिसको वो इक्ता दी जाती थी वो होता था इक्तादार, यानी जमीन का मालिक। जैसे ये भूमि का टुकड़ा है, इसको वेतन के रूप में किसी को दे दिया, मान लो इनको दे दिया वेतन के रूप में, तो अब ये भूमि का टुकड़ा नहीं, अब ये हुई इक्ता। और ये हुए इक्तादार। कौन हुए? इक्तादार। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग इसकी किसने की। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली 1206 में शुरू करी। यहाँ पे एकता हो गया है, गलती से इक्ता लिख लेना। इल्तुतमिश ने 1206 में इस प्रणाली की शुरुआत करी। और इक्ता का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इक्ता प्रणाली का अर्थ है धन के स्थान पर भूमि प्रदान करना। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सैनिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। तो यही था इक्ता प्रणाली का अर्थ। अब हम जानेंगे कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इक्ता देने की आवश्यकता क्यों ही पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इल्तुतमिश के पास वेतन देने के लिए मुद्रा नहीं थी। इसलिए उसने जमीन को काट दिया और उसे इक्ता इक्ता के रूप में बांटा। किसके रूप में? इक्ता के रूप में। क्योंकि इल्तुतमिश के पास भूमि तो बहुत थी, भूमि का भंडार था, लेकिन मुद्रा नहीं थी। तो उसने अपना माइंड लगाया और क्या करा उसने, वेतन के रूप में इक्ता यानी भूमि देना स्टार्ट कर दिए। अब देखो ये लोग क्या करते थे, इस भूमि पर वह किसान से कृषि करवाते तथा उसी से स्वयं अपना वेतन बनाते और साथ ही उस जमीन का कुछ राजस्व सुल्तान को देते, जिसे फाजिल कहा जाता था। मैं बताती हूँ आपको। सपोज करो ये सुल्तान है, ये भूमि का टुकड़ा इसने अपने अधिकारी को दी। मान लो इसका अधिकारी का नाम है ए। अब ये ए क्या करेगा, फार्मर्स यानी किसान वगैरह से इस पे कराएगा खेती। खेती हुई, अगर कोई भूमि मिली है तो उसमें खेती करवाओ, घर वगैरह मिला है तो उसको घर को किराए पे उठा दो, दुकानों को किराए पे उठा दो, इस टाइप से। तो क्या करता था ये, फार्मर से यहाँ पे खेती करवाई। खेती मान लो कि हुई 100 रुपये की। कितने रुपए की हुई? 100 रुपये की। और ए का जो वेतन है ए का 80 रुपये। तो यहाँ से उसने क्या करा, अपना वेतन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अपना वेतन जो है 80 रुपये निकाल लिया। बट जो 20 रुपये इसके पास बचे, 20 में से 10 रुपये फार्मर को दे दिए और 10 रुपये सुल्तान के राजस्व में, यानी जो उनका भंडार कोष था वहाँ जाके जमा कर दिए एज अ फाजिल, यानी फाजिल के रूप में, जिसे हम कर या राजस्व कहते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इक्ता के प्रकार के बारे में। तो इक्ता जो है बेसिकली 2 प्रकार की होती थी, बड़ी इक्ता और छोटी इक्ता। इसका मतलब क्या है? बड़ी भूमि और छोटी भूमि। क्योंकि जो अधिकारी थे, जैसे सपोज करो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पुलिस है ना, पुलिस है 4-5, एग्जाम्पल दे रही हूँ 4-5। और जो पुलिस का जो हेड वगैरह होते हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, एसपी हो गया, आईएसपी जो भी है, ये सब हो गए। तो ये कौन हो गए? इनके हेड हो गए। तो जो इनके हेड होते थे उनको बड़ी इक्ता दी जाती थी। लेकिन जो छोटे छोटे पुलिस वाले हो गए, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, उनको छोटी इक्ता दी जाती थी। तो बस यही डिफरेंस था दोनों में। और अब हम पढ़ते थोड़ा सा बड़ी इक्ता के बारे में। ऐसा क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों व सेनाधिकारियों को दिया जाता था। यानी बड़ा जो क्षेत्र था, बड़ी जो भूमि थी, वो अमीरों मतलब रिच नहीं, अमीर पद का नाम है। अमीरों व सेना अधिकारियों को दिया जाता था, जो सेना के अधिकारी यानी सेना के हेड होते थे। ये इक्तेदार इक्ता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। यानी इनके 2 काम थे। पहला था राजस्व वसूलना, दूसरा था शांति वगैरह बनाए रखना, प्रशासनिक जो उनका कर्तव्य है उनको निभाना। और जो हेड है तो उनके, जाहिर सी बात है, उनके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले, तो उनके काम पे ध्यान देना कि कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं छोटी एकता के बारे में। छोटी एकता क्या थी?
यह समानता वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। इनसे संबंधित इक्तेदार केवल राजस्व वसूली करते थे। जो सैनिक थे इनका काम सिर्फ क्या था, इक्ता वसूल करना, यानी राजस्व वसूल करना। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं इक्तादार के कार्य। इक्तादार मतलब जमीन का मालिक। ठीक, इनके कार्य क्या थे, बस यही कार्य था इसका, लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था बनाए रखना, शांति स्थापना करना। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा करता था। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि वो अपना जो है वेतन खुद बनाता था। इस शेष रकम को हम फाजिल जो भी है, कहीं कहीं पे इसका नाम फवाजिल है, कहीं इसका नाम फाजिल है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो इस शेष रकम को हम फवाजिल कहते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था, यानी जो अपनी भूमि है वहाँ पे सुल्तान के नाम से ही शासन करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था तथा इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था। इक्तेदार का पद हस्तांतरणीय होता था। हस्तांतरणीय क्या होता है, ट्रांसफ़र वाला। मतलब अगर आपको ये इक्ता दी गई है किसी को, तो ज़रूरी नहीं कि वो इसी इक्ता पे रहेगा, हो सकता है कि उसको यहाँ से उठा के ये वाली इक्ता दे दी जाए। तो उनका जो पद है वो ट्रांसफ़र वाला होता था, ट्रांसफ़र जब मर्जी तब उनको कर दिया जाता था। समय समय पर सुल्तान इक्तेदार का स्थानांतरण करता था, यानी वही ट्रांसफ़र करता था। यहाँ पर इक्तेदार पर सुल्तान का अधिकार झलक रहा है, यानी इक्तेदार पर किसका, सुल्तान का, यानी सुल्तान के अंडर में है। इस प्रकार राजपूत कालीन सामंती पद्धति में सुल्तान का अपने इक्तादारों पर अधिक नियंत्रण था। फिरोज तुगलक ने इक्तादार का पद जो है वो वंशानुगत कर दिया गया था। वंशानुगत मतलब क्या होता है, सपोज करो कि ये इक्ता किसी को दी गई है। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये जिसको ए को दी गई है, ए की अगर डेथ होती है, मरता है, तो ये जो इक्ता है उसके बेटे के नाम हो जाएगी, बेटे के नाम, या जो उसका गुलाम वगैरह है उसके घर परिवार वालों के नाम हो जाएगी। तो यही था वंशानुगत। किसने करा था, फिरोज तुगलक ने। उसके बाद है इक्तेदारी जो प्रणाली थे उसके दोष क्या थे। हम बात करते हैं थोड़ा सा दोष के ऊपर। इक्तेदार समानता इक्ता का आय व खर्च में हेरा फेरी कर भ्रष्टाचार करते थे। कैसे करते थे, सपोज करो ये उसको भूमि का टुकड़ा मिला, यहाँ पर उसने जो खेती है उसकी 100 रुपये की हुई, लेकिन उसने जो किसान कह रही हूँ, उसने सुल्तान को बताया कि सिर्फ 50 रुपये की ही खेती मेरी हुई है। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, भ्रष्टाचार और हेरा फेरी कर लेते थे। इसे रोकने के लिए तथा इक्तेदार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। जैसे बलबन ने क्या किया था, ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्ता भूमि के आय का आकलन करता था। यानी बलबन ने क्या, एक ख्वाजा नामक एक अधिकारी बनाया और उसको बोला कि आप जाओ और वहाँ की जो भूमि है उसकी जांच पड़ताल करो कि कितना वहाँ से आय आ रही है, कितना खर्च हो रहा है। सेम ऐसे अलाउद्दीन ने क्या करा, अलाउद्दीन ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर बल दिया, यानी ट्रांसफ़र करने पर बल दिया। 3 वर्ष से अधिक किसी इक्तेदार को एक इक्ते में नहीं रखा। यानी अगर ये किसी, सपोज करो ये ज़मीन किसी को दी गई है ए पर्सन को, तो सिर्फ वो इस ज़मीन पर 3 ईयर मतलब 3 साल ही उस ज़मीन पर रहेगा। उसके बाद 3 साल बाद उसको यहाँ से हटाकर दूसरी इक्ता में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी दूसरी इक्ता दी जाएगी। तो बलबन और अलाउद्दीन 2 ऐसे शासक हैं जिन्होंने क्या किया था, इक्तेदार पर कंट्रोल रखने के लिए और हेरा फेरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए थे। इसके बाद है, इसके अलावा उसने इक्ता प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया, यानी मतलब केंद्र का जो हस्तक्षेप है उसको बढ़ाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार के व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित किया। वसालत ए हस्म, सैनिकों का वेतन का रजिस्टर, यानी सैनिकों के वेतन का रजिस्टर कहाँ को कहते थे, वसालत ए हस्म। तो गयासुद्दीन ने जो है मतलब वहाँ पर एक जो है आय, यानी उनका जो आय बनती है, वेतन बनता है, उसको फिक्स कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने
इक्तेदारों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया। उसने इक्तेदारों के समक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया, जो इक्ता का प्रशासन चलाता था, जबकि वसूली का अधिकार इक्तेदार के पास बने रहने दिया। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदार के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजानों से नगद वेतन देने की घोषणा की। इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इक्तेदार ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अनेक विद्रोह किए। मतलब ऐसी ऐसी नीति अपनाई गई जिसकी वजह से इक्तेदारों को पसंद नहीं आई और उन्होंने विद्रोह किया। तो यही था आपका ओवरऑल आपका जो प्रणाली के बारे में, इक्ता प्रणाली के बारे में। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं प्रॉपरली मैं आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हैं तो जो चैनल की लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके ईज़िली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम आपको नोट्स देते हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।